हाय एवरीवन। मैं डॉक्टर आलोक देवधर। मैं पुणे से हूँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ और सीबीटी भी करता हूँ। लास्ट 15 सालों से मैंने काम शुरू किया हुआ है। 2014 में भोपाल साई में था एशियन गेम्स के लिए। उसके पहले मैंने एएसआई में भी काम किया हुआ है एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो वुशु के बारे में मैंने सुमित सर जो भोपाल में थे उनके साथ काम किया है और अभी पुणे में मैं कटके सर के साथ काम करता हूँ। बाकी भी स्पोर्ट्स में मैं काम करता हूँ। तो मुझे पता है कि लास्ट टाइम आपका इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ है, श्वेता मैडम ने वो किया है। तो मैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा कि स्पोर्ट्स क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है। बेसिकली किसी भी साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मन, आपका माइंड, राइट। तो माइंड एक बहुत अद्भुत और अजीब चीज है। जैसे मैंने कहा है कि वो नटोरियस एंटिटी क्यों है, क्योंकि वो हमेशा आपको मजबूर करता है कि आप उसकी सुनो, लेकिन वो आपकी नहीं सुनता। जब इमोशंस ऊपर आते हैं तो वो आपकी नहीं सुनता, राइट। सो अभी हमें जो देखना है, जो लास्ट सेशन में आपने देखा था कि साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या क्या आता है, कि आप टैक्टिक्स क्या करते हो, स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसे होता है, या फिर आप रिचुअल्स कैसे होते हैं, मेंटल टफनेस कैसे होता है। तो अभी हमें जो देखना है वो है आपके इमोशंस के बारे में, राइट। सो ब्रीफली अगर हम देखते हैं तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत क्यों होती है, कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, आपका सेल्फ एस्टीम बना रहे। कभी अगर तो क्या करना है, तो वो एक्सरसाइज एडियरेंस, मतलब आपकी कंसिस्टेंसी रहे। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो बहुत बड़ा काम है साइकोलॉजिस्ट का। और जो बहुत पीछे छूट जाता है वो होता है रिहैबिलिटेशन इन इंजुरीज। तो जिसके बारे में भी हम बात करेंगे अगर हमारा पास उतना टाइम रहेगा तो, राइट। तो अब मन और शरीर ये दोनों चीजें जुड़ी होती है, ये दोस्त की तरह काम करते हैं, करेक्ट। सो अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है तो उसी का असर आपके बॉडी पे होता है। अगर बॉडी में कोई पेन है तो उसका असर आपके मन पे होता है, आपके इमोशंस पे होता है, राइट। तो जैसे प्रेशर बढ़ता है क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन, राइट। सो इसलिए टेंशन बढ़ना, पाल्पिटेशन होना, हार्ट रेट बढ़ना, ये सारी चीजें जो होती है वो है फिजियोलॉजिकल थिंग्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स, करेक्ट। सो मन में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, मन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका असर आपके बॉडी पे, आपके शरीर पे होना शुरू हो जाता है, राइट। तो अभी शायद सबको एक वीडियो दिखेगा। तो साइकोलॉजी में मेनली हम क्या करते हैं, लोगों को बहुत गलत फहमी होती है। तो एक वीडियो आप देखिए। तो उसने ये जो ट्रिक की है, ये जो ट्रिक होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट आपको सिर्फ ट्रिक्स बताते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपको प्रेशर कैसे डालना है, खुद प्रेशर ना लेते हुए, ये बताने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। जब प्रेशर वाली सिचुएशन बनती है तो बेसिकली क्या होता है कि उसका असर हमारे इमोशंस पे होता है। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी में इमोशंस को पॉजिटिव एंगल से लेना हमें सिखाया जाता है, करेक्ट। ये नई ब्रांच आई है सीबीटी, यहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सब में असर इसमें हो जाता है। अब बेसिक ह्यूमन के इमोशंस हम देखते हैं तो वो 6 टाइप के होते हैं, जिसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों क्राइटेरिया होते हैं, राइट। सबसे पहले होता है कि आप होपफुल हो, आप लव, और तीसरा जो इमोशन होता है वो है आपका सेटिस्फैक्शन, राइट। सो ये पॉजिटिव इमोशन होता है कि होपफुल होना, कॉन्फिडेंट रहना, और लव, प्रेम भाव जो पैदा होता है। और निगेटिव इमोशंस में आता है आपका एंगर, सैडनेस और फियर। सो इन दोनों इमोशंस की दोनों बाजू होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, राइट। तो उसका स्पोर्ट्स में क्या असर होता है। वुशु जो स्पोर्ट्स है उसमें दोनों चीजें हैं। ताइची जो चीजें होती है वहां पे बैलेंस रखना जरूरी है। सांशु फाइट कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स है, उसमें आपको एग्रेशन की भी जरूरत ज्यादा होती है, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 6 इमोशंस, 5 इमोशन जो मैंने अभी यहाँ पे बताए थे, 6 इमोशन उसमें 5 जरूरी है। एंजाइटी, चिंता, एग्रेशन कि आप कितनी एनर्जेटिक फील कर रहे हो, प्रेशर आप कैसे मैनेज करते हो, एक्साइटमेंट
एंड नर्वसनेस, करेक्ट। तो ये इमोशंस के बारे में हम बात करने वाले कि इन इमोशंस का हमारे खेल के ऊपर क्या असर होता है। अगर मन में इमोशंस है तो उसका असर क्या होता है, राइट। सो वो है एंजाइटी, एग्रेशन, प्रेशर, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस। अब एंजाइटी की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव तो हमें सबको पता है कि चिंता बढ़ती है तो पाल्पिटेशन बढ़ता है, सोच में बदल आता है कि अरे मैं क्या करूंगा, मैं सही तरीके से खेल पाऊंगा या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एक डर पैदा होता है, राइट। लेकिन अगर उसकी पॉजिटिव तरफ हम जाते हैं तो उसका हमें इस्तेमाल उपयोग जो करना है वो है एंटिसिपेशन, कि अगर आप एंशियस होते हो तो वो आपको जमीन पे रखने में मदद करता है, कि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हाँ चलो कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे आप कितनी भी पोजीशन में हो, चाहे आप गोल्ड मेडल जीत रहे हो, आप बहुत बड़े चैंपियन हो, ये एंजाइटी जरूरी क्यों है, क्योंकि वो आपको जमीन पे रखती है, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो आपको कंट्रोल में रखती है ताकि आपको पता चलता है। जैसे बोलते हैं कि डरना जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर हम डरते हैं तभी हम प्रिपरेशन करते हैं, हम कुछ एंटिसिपेट करते हैं नेगेटिव चीजें तभी हम प्रिपरेशन करते हैं, राइट। सीधा एग्जांपल कि अगर हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो हम सब पहुंचने के पहले सब कुछ मन में रखते हैं प्रिपरेशन की, ट्रैफिक कितना होगा, मैंने सब कुछ लिया हुआ है ना, चेकिंग में कितना टाइम जाएगा, फिर प्लेन कितना होगा। तो ये बोलने से हम ये नहीं सोचते जाने दो इतना नेगेटिव है जाते ही नहीं, हम क्या सोचते हैं कि ओके प्रिपेयर कैसे करते हैं। सो एंजाइटी इस तरीके से फायदेमंद होते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, कि मेरे पाल्पिटेशंस बढ़ने वाले हैं चाहे मैं कितनी भी कॉम्पिटिशन नो प्रॉब्लम, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। अब उसको मुझे प्रिपरेशन में डालना है कि पाल्पिटेशन बढ़े मतलब मैं जमीन पे हूँ, मुझे पता है कि मुझे थोड़ा डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, जैसे लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, उस डीप ब्रीदिंग से मुझे फायदा होगा ताकि मेरे इमोशंस कंट्रोल में आए, करेक्ट। सो एंजाइटी के लिए सबसे बेहतर तरीका है डीप ब्रीदिंग या नॉर्मल ब्रीदिंग, आपकी खुली रख के या बंद रख के आप कर सकते हो, राइट। आपका जब प्रिपरेशन पीरियड हो जाएगा उसके बाद थोड़ा 10 काउंट भी डीप ब्रीदिंग आप करते हो तो फिर आप खेलने के लिए तैयार हो जाते हो, तो एंजाइटी थोड़ी कम होती है। प्रिपरेशन करने के पहले भी आप ये कर सकते हो, राइट। सो एंजाइटी के लिए ये चीज है। दूसरा है एग्रेशन। अब जब मैं भोपाल में था तब नरेंद्र मेरे पास आया था, उसको बहुत एग्रेशन के इश्यूज थे, राइट। बट वो इश्यूज उसने सही तरीके से चैनलाइज किए और उसने ब्रॉन्ज मेडल पा लिया, ना कि 2014 में, उसके बाद भी एशियन चैंपियनशिप में। क्यों हुआ ऐसे? एग्रेशन से बहुत बार हमें लगता है कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मैं कितना गुस्सा कर रहा हूँ, मैं कैसे भी मुक्का मारू, कुछ भी कर दूं, ये कर दूं। तो वो एग्रेशन किसी भी काम का नहीं है, चाहे आपका स्पोर्ट कॉम्बैट स्पोर्ट भी क्यों ना हो। जरूरी क्या है कि एग्रेशन को बदलना है पॉजिटिव एनर्जी में, करेक्ट। एग्रेशन को इम्पैक्ट लाना है कि हाँ अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरी जो एग्रेशन की एनर्जी है उसको बचा के अब मैं इतना अच्छा खेलूंगा या इतना अच्छा मुक्का मारूंगा ताकि अपोनेंट को वो भारी पड़ेगा। एंगर इंटरनलाइज नहीं करना है, क्योंकि वो इंटरनलाइज करेंगे सप्रेस करेंगे तो उसका भी शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर होता है, करेक्ट। सो एंगर से कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है कि यस, अगर आप कुछ उसी सिचुएशन में जब आप एंग्री होते हो या आपको लगता है कि कोई डिसीजन रेफरी गलत दे रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में, गुस्सा तो आना जायज है, लेकिन उसी वक्त अगर आपने कोई क्यू वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि शांत या फिर चैनलाइज या फिर एनर्जी समथिंग लाइक दैट, वो वर्ड आपको फायदेमंद होगा। जैसे श्वेता मैडम ने रबर बैंड का टेक्निक बताया था, आप पिंच भी कर सकते हो, राइट। एक सिंपल पिंच आप करोगे तो उसका भी फायदा होगा उसी सिचुएशन में कि चलो मैंने पिंच किया तो मुझे पता चल गया, मैंने क्यू वर्ड भी इस्तेमाल किया कि ओके एनर्जी, ये गुस्सा मुझे एनर्जी में बदलना है ताकि वो इम्पैक्ट और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका फायदा हुआ है रिवर्स काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग का भी फायदा उस सिचुएशन में होता है। वो अगर आप 10 से उल्टा करोगे तो भी चलेगा, या 30 से अल्टरनेट काउंट करोगे तो भी चलेगा। तो 30, 28, 26, 24 ऐसे 2 तक जाना है, या 29 से वापस 1 तक जाना है। तो ये पहले से ही आपको करना पड़ेगा। कोचेस को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को बताएं कि अगर वो ज्यादा एग्रेसिव है नॉर्मल सिचुएशन में भी, वो खेल नहीं रहे उसके बाद भी अगर वो रिवर्स काउंटिंग करे, कोई कीवर्ड इस्तेमाल करे, तो जब वो कंपटीशन खेलते हैं तब उनका फायदा उनको मिलेगा, ताकि वो प्रेशर पूरा मैनेज हो जाए, राइट। फिर जैसे मैंने अभी प्रेशर के बारे में कहा, तो प्रेशर निगेटिव
साइड क्या है कि बहुत से लोग प्रेशर में आके खेल नहीं पाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि इतना प्रेशर था कि मेरे हाथ ही नहीं चले, मेरे पैर ही नहीं चले, या मैंने वो मुंह अच्छा करने की कोशिश की थी लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ स्टॉप हो गया। ये प्रेशर की वजह से होता है, राइट। लेकिन प्रेशर अगर हम पॉजिटिव साइड में बदलते, सिंपल एग्जांपल है प्रेशर कुकर। चावल क्यों बनता है? क्योंकि वो इंटरनल प्रेशर से वो पक जाता है, करेक्ट। तो वो इंटरनल प्रेशर अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे तो उसका फायदा होगा कि हम खुद को समझेंगे कि अरे हाँ, मुझे ऐसे सिचुएशन में थोड़ा प्रेशर आ रहा है, करेक्ट। जो रिचुअल्स के बारे में बताया था, कुछ प्रेशर सिचुएशन रिचुअल से भी हैंडल किए जा सकते हैं कि चलो हाँ, मैंने कुछ रिचुअल बना के रखा हुआ है, उसका फायदा होगा ताकि मेरा प्रेशर कम होगा। मेरा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे प्रेशर की जरूरत है। अगर मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लूंगा तो मैं कैजुअल हो जाऊंगा, और अगर मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। तो इसलिए वो ऑप्टिमम लेवल का जो प्रेशर है वो आपको जरूरी है। वो जानना कैसे है कि प्रेशर की वजह से अगर आपके मन में ख्याल आना शुरू हो यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो ऑप्टिमम लेवल से ऊपर गया। अगर आपको कुछ लगे ना कि हाँ मुझे पता है मैं जाऊंगा और जीत जाऊंगा, तो प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं। तो वो लाने के लिए वो कोशिश करने के चलो अब मुझे स्किल्स इंप्रूव करने हैं। लास्ट टाइम जो मैंने किया था वो नहीं सोचना है, चाहे वो हार हो या जीत हो, मुझे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा रहना है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में रहोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। क्योंकि प्रेशर कब बनता है? जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो या आप पास्ट के बारे में सोचते हो। सो बी इन प्रेजेंट, दैट हेल्प्स यू। उसके बाद आएंगे हम नर्वसनेस की तरफ। अब एंजाइटी और नर्वसनेस में थोड़ा ही फर्क है। एंजाइटी मतलब चिंता, नर्वसनेस चिंता के बाद आप जब मायूस होते हो तो वो नर्वसनेस आता है, राइट। कि आप बैठे हो कि ओ लास्ट टाइम मैंने परफॉर्मेंस गलत किया था, मेरे कोच मेरे बारे में कुछ बोले थे, उन्होंने कुछ बोला था, उन्होंने कुछ बोला था, यू गेट नर्वस बिकॉज ऑफ दैट, राइट। तो वो नर्वसनेस आपको बदलना है कि अगर आप नर्वस हो रहे हो तो समझ लो, कोचेस को अगर पता चल रहा है कि एथलीट नर्वस हो रहा है तो उसको बताओ कि तू नर्वस हो रहा है, तो एक गोल सेटिंग कर ले, प्रॉपर गोल्स डिसाइड कर ले कि तुझे क्या क्या करना है, करेक्ट। गोल सेटिंग का एक अलग लेक्चर हो सकता है, यहाँ पे हमें सिर्फ वो जो गोल है वो अचीवेबल होने चाहिए कि मैं अभी इस सिचुएशन में क्या अचीव कर सकता हूँ। ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है ना एथलीट को ना कोच, जिसकी वजह से वो स्ट्रेटेजी हम प्लान कर पाएंगे कि मुझे आगे किस तरीके से जाना है। अगर मैं नर्वस हो रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, राइट। मैं अगर नर्वस हो रहा हूँ तो मुझे खुद को सिर्फ बोलना है कि लॉजिकल है, ठीक है होने दो, मुझे पता है मेरे स्किल्स नर्वसनेस छीन नहीं पाएगा। आपके पास जो स्किल्स है, आपने जो ट्रेनिंग की है, कोई भी इमोशन वो आपसे छीन नहीं पाएगा, वो आपके पास रहेंगे और उसी का फायदा आपको करेंगे, वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है। सो वो प्लानिंग जो आएगा वो प्रेशर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आगे जाऊँ। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एक्साइटमेंट। बहुत से बार ये होता है कि हम ओवर एक्साइट हो जाते हैं कि पिछले बार इस एरेना में मैंने सबकी छुट्टी कर दी थी, हवा हो गई या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसकी वजह से ओवर एक्साइटमेंट अगर हो गया तो ओवर एक्साइटमेंट से भी नेगेटिविटी आती है कि आप कैजुअल हो जाते हैं। तो एक्साइटमेंट को पॉजिटिव कैसे बदलना है कि एंजॉय द गेम, कि चलो जो कुछ भी हो रहा है, मेरा एक आध पॉइंट गया भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अपोनेंट और मैं दोनों यहाँ पे जीतने के लिए ही आए हैं, तो एक पॉइंट उसको मिल सकता है, नो प्रॉब्लम, आई विल एंजॉय माय गेम एट दैट पॉइंट, करेक्ट। अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ गेम तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मुझ में आएगा। चलो ठीक है, गलती रेफरी की हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई, नो प्रॉब्लम, मुझे पता है कि मेरे स्किल्स है, मैंने पहले भी कहा था, जितना एक्साइटेड होते हो उतना ही आप मोटिवेटेड रहते हो, राइट। सो बिकॉज यू आर एक्साइटेड, यस मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ कर पाऊंगा या मुझे कुछ करना जरूरी है, होप में जो एजेंसी थिंकिंग आता है, राइट। एजेंसी थिंकिंग मतलब क्या कि वो एजेंट मोटिवेशन आपको पुश करते रहता है कि ओके बी एक्साइटेड, बी ऑन द ग्राउंड एंड हेल्प योरसेल्फ टू गो अहेड, राइट। सो दैट इज एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट हेल्प्स यू टू अचीव गोल्स थ्रू मोटिवेशन। ओके, सो ये हो गया इमोशंस के बारे में। अब जल्दी से हम इंजुरी के बारे में बात क्यों करेंगे, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है लॉकडाउन का, वो और इंजुरी वाला सिचुएशन सिमिलर होता है।
बोल रहे थे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, कोच को नहीं बताते, खुद डिनाई करते हो, फिर वो अगर बढ़ती है तो डिप्रेस हो जाते हो, अरे यार मेरे ही साथ क्यों हो गया, बाकी सब लोग आगे जाएंगे, मैं वैसे के वैसे रहूंगा, और फिर डेस्परेट होते हो। अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है 2 बार एडजस्ट करो, आप 4 बार करोगे, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करोगे, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो एकदम डिटैच हो जाते हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आज लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उसमें आप लॉकअप में नहीं हो, यू हैव टू अनलॉक योरसेल्फ, राइट? क्योंकि इंजुरी का भी असर इमोशंस पे बहुत ज्यादा होता है, निगेटिविटी की तरह। अब मैनेज कैसे करना है उसको, 4 डीज को बदलना है 4 एज में। वो कैसे, एक्सेप्ट करो सिचुएशन की, चलो ठीक है ये हो सकता है, इंजुरी से सब रिकवर होते हैं अगर आप टीम में काम करते हो तो। स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, बायोकेमिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, इन टीम के साथ आप एक्सेप्ट करो, चलो मुझे पता है मैं क्या करूंगा, अडेप्ट करो सिचुएशन को, चलो ठीक है ये सिचुएशन है तो मुझे आगे कैसे जाना है। अवेयर रहो कि ओके क्या पेन कर रहा है, ये सिचुएशन ये पोजीशन हो गई तो वो पेन कर रहा है क्या, वो डॉक्टर को बताओ, ताकि वो अप्रोच आपका सही हो जाएगा, राइट? तो ये सारी चीजें मेनली आपको करनी है। ओके, एक्सेप्ट, अडैप्ट, बी अवेयर एंड हैव अ पॉजिटिव होलिस्टिक अप्रोच, तो लॉकडाउन में या किसी भी इंजुरी सिचुएशन में मदद करेगा। इंजुरी मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, ये आने वाले सेशंस में भी हम बात कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज वेयर आई विल स्टॉप। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। अब आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का अगर कुछ सवाल है, हमारे पास अभी 10 मिनट तो डेफिनेटली है। हेलो हेलो हाँ हॅलो, आवाज येतोय? होय. हा, काय बोलतोय? ज्यावेळेस आपण फाईट खेळतो आणि फायटिंग खेळताना ज्यावेळेस प्रेशर येतं प्लेअरवर, आणि प्लेअरला ज्यावेळेस कळतं की हा मला पंच मारतो, मी हा काउंटर देऊ शकतो, पण त्याच्याकडनं अप्लाय होत नाही, अशा वेळेस काय करायला पाहिजे प्लेअरवर? इनका सवाल है कि प्रेशर कैसे मैनेज करें, राइट? हाँ ओके, सो जैसे मैंने कहा कि अभी प्रेशर अगर मैनेज करना है कि अपोनेंट आपके ऊपर हावी हो रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या अपोनेंट ज्यादा हावी हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप कोई क्यू वर्ड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्यू वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट? कि कोई भी हो वो मोटिवेशन वर्ड क्यों ना हो, या आप उस सिचुएशन में जैसे ब्रेक होता है 2 बाउट्स के बीच में, तो उस ब्रेक में भी आप डीप ब्रीदिंग करके सिर्फ खुद को ये बता सकते हो कि मुझे अभी क्या करना है। आप अगर दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे मार रहा है, अरे मैं हार रहा हूँ, आगे क्या होगा, उस सिचुएशन में, राइट? तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। चलो वो हावी हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, राइट? मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो वो कैसे हैंडल करूँ, मैं अगर कुछ सीखा हूँ तो उस अपोनेंट को मैं किस तरीके से काउंटर एक्ट करूँ, ये मन में लाना जरूरी है, जिसमें सेल्फ टॉक बहुत जरूरी होती है। तो अगर हम वो सेल्फ टॉक पॉजिटिव करें किसी भी ट्रेनिंग सेशन में या ट्रेनिंग सेशन के बाद, विजुअलाइजेशन भी मैडम ने बोला है, तो उस विजुअलाइजेशन में भी हम सेल्फ टॉक ला सकते हैं। तो वो अगर पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो तो प्रेशर हैंडल करना इजी हो जाता है। और खुद के तरफ फोकस, मतलब अपोनेंट की तरफ तो फोकस होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैं ही हार रहा हूँ, ये फोकस नहीं। अच्छा वो ऐसे खेल रहा है, अब मुझे क्या करना है, हाउ डू आई काउंटर, दैट इज इम्पोर्टेंट। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। उनको साउंड आ रहा है ना? अभी चैट में वो हेलो साउंड नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। सर, मैं सर मुकेश, आई एम एयरफोर्स को सर। हेलो लोकेश जी, बोलिए। हाँ
सर कई बार देखा प्लेयर जो है प्रैक्टिस में बहुत एक्सट्रीम कर रहा होता है। हेलो सर, सुन पा रहे हैं? हाँ अभी सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर प्लेयर प्रैक्टिस में सर बहुत एक्सट्रीम कर रहा होता है, बहुत अच्छे से कर रहा होता है, और जो भी वर्कआउट दिया जा रहा है, जो भी सेशन चल रहा है उसमें एक्सट्रीम कर रहा है, बट जैसे फाइट शुरू हुआ, फाइट से पहले वो जो नर्वसनेस जो आती है सर, मैं कल परसों मैम से भी डिस्कस करने वाला था, बट श्वेता मैम का क्या है जो टाइम खत्म हो गया था, ठीक है सर। तो मैम भी सुन रही हैं तो प्लीज हेल्प करें क्योंकि सर हाँ ये थोड़ा सीरियस है, क्योंकि जितने भी कोचेज है बेसिकली सर हम लोग डिफेंस पर्सन जो भी हैं या फिर इंडियन टीम कोचेज हैं अच्छा करते हैं सर सारे। होता क्या है कि प्लेयर जो है प्रैक्टिस में एकदम एक्सट्रीम कर रहा होता है, बहुत अच्छा करता है, हाई लेवल में कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही बाउट उसे पता है कि कल तेरा बाउट है और उस प्लेयर से मतलब जिसको वो जानता है, खेलते हुए देखा है उसने कई साल पहले से या फिर काफी टाइम पहले से खेलता, उस टाइम सर उसको जो नर्वसनेस होती है सर उसको अवॉइड कैसे करा जाए प्लेयर्स की इसके लिए? तो सर के बारे में उस समय में सर आपकी आवाज बहुत कम आ रहा सर, प्लीज सर। ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो सर बहुत कम है सर बहुत एकदम लाउड कम है सर, प्लीज सर। हेलो हाँ सर अभी ठीक सर है? प्लीज सर अभी ठीक है। तो अभी जैसे आपने कहा कि दो चीजें करनी पड़ेगी आपको, बाउट में क्या करना है और नॉर्मली क्या करना है, वो दोनों देखना पड़ेगा। Right, करेक्ट। sir. अब जो नर्वस हो रहा है इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ ना कुछ तो चिंता है, कुछ ना कुछ Right, तो sir. प्रेशर है, राइट? Right, sir. तो उसको आप किसी भी प्लेयर को आदत डालनी होगी कि एक रिव्यू डायरी बनाए। डायरी वो हर रात लिखेंगे कि मैंने ट्रेनिंग में क्या किया है, वो वैसे डायरी जैसे लिखते हैं वैसे मेरे मन में क्या क्या आता है कंपटीशन के पहले, किसी भी कंपटीशन के पहले, राइट? वो अगर आप भी उसको एनकरेज करोगे कि चल मुझे लग रहा है कि तुझे ये हो रहा है क्योंकि मैं तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किसी भी कोच को अगर आपको बोलते हैं कि ओके मैं तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, करेक्ट, कि वो प्लेयर से आना जो लेती वो रिव्यू अपने इमोशंस के बारे में भी करें कि कंपटीशन के पहले मुझे क्या क्या महसूस होता है, व्हाट डू आई फील बिफोर द कंपटीशन। अब फीलिंग में सोच भी आ सकती है क्योंकि वो दोनों चीजें साथ में ही जाती है, करेक्ट? कि अगर वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो ये भी फीलिंग है, डर वाला फीलिंग है या एंजाइटी वाला फीलिंग, राइट? अगर उसको लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये नर्वसनेस वाला फीलिंग है। सर 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 ये डर वाला फीलिंग जो आपने बोला सर, ये बता पाइए प्लेयर किस कंडीशन में डर रहा है? क्योंकि पूरा साल वो अच्छा कर रहा है सर, और जिस लेवल का चैंपियनशिप अचीव कर रहा है उसमें वो अच्छा कर रहा है, ठीक है, और इसलिए भी चैंपियनशिप में अच्छा करता आ रहा है, तो डर वाला तो वैसे टॉपिक ही नहीं है, मैटर नहीं। लेकिन सर फिर भी अगर वो बिफोर द कंपटीशन उसे फील हो रहा है, मतलब एक चिंता वाला जो आपने अभी बताया था वो, तो उसको सर जस्ट बिफोर द बाउट, मतलब 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट पहले हमें प्लेयर को रिफ्रेश करना है, उससे उसका माइंड सेटअप करना है कि भाई ठीक है नहीं, यू हैव टू डू, आप कर सकते हो और आप जीत सकते हो, ये प्लेयर ही इज नथिंग। रिव्यू डायरी के बारे में बोला था, वो है आपको रेगुलराइज करना है और बाउट के तुरंत पहले जो आप कर सकते हो उसमें मैंने जैसे कीवर्ड आपको बताया कि उस प्लेयर को आप पहले से ही अगर पुश करने के लिए कोई मोबाइल दे दो तो अच्छा करेगा, मोटिवेशन कि तू कर सकता है, कर पाएगा। जैसे मैडम ने लास्ट टाइम मनोज के बारे में बोला था कि वो कोई हिस्सा वाला वर्ड यूज करता है, उस तरीके से अगर रबर बैंड ऐसे कुछ, उस रबर बैंड हो या कोई वर्ड आप यूज कर सकते हो। क्यू वर्ड बहुत जरूरी है
ताकि उस प्लेयर को पता चलेगा कि हाँ अगर मेरा कोच बोल रहा है कि तू कर पाएगा या तू जीत पाएगा। सर सर आप थोड़े से सर वोसु सांडा जो है मैं देख रहा हूँ सर काफी एक्सपर्ट कोचेस यहाँ पर मिले हुए हैं अटैच है सर मीटिंग में आपकी। वोसु सांडा कंपटीशन जो है सर जितने भी प्लेयर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं सर वो रिंग में जाने से पहले यस हाँ पंच मारते सर। जो साडा कंपटीशन सर ये प्लेयर जो है 500 प्लेयर जितने भी साडा प्लेयर जितने भी सर वो सेल्फ मोटिवेटेड फुली होते हैं सर। लेकिन सर उसके बावजूद भी लग रहा है कि मेरा प्लेयर अप है। सर मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ अपने मेरा प्लेयर मेकअप है सब कुछ ठीक है, लेकिन जस्ट बिफोर द बाउट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सर उसके लिए हमें क्या मतलब प्लेयर को किस तरह तैयार करना है। हम पूरे एक कोच अपनी पूरी टीम पे अपने स्पेशल प्लेयर पे पूरे साल मेहनत करता है सर, नेशनल लेवल हो इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप के लिए। बट सर जस्ट बिफोर द बाउट जस्ट बिफोर द फाइट उससे हमें किस तरीके से मोटिवेट करना है कि नहीं तू कर सकता है, सब कुछ ठीक है, तू अच्छा करता आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोच के तू नहीं कर सकता। सर वो बात जानने की कोशिश करो सर प्लीज। पर ये रिव्यू डायरी से आपको पता चलेगा बेटा जी, आप इंटरप्ट नहीं करोगे, आप बोल सकते हो राइट, इफ यू हैव एनी अदर थिंग्स इन योर माइंड राइट। सो मैं जो बोल रहा हूँ वो ये कि रिव्यू डायरी में ये होगा कि आप पता चल जाएगा आपको कि चलो ठीक है ये क्या बोलने वाला है, इसको किस चीज की चिंता हो रही है। चिंता किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो पूरा टॉप परफॉर्मेंस कर रहा हो तो उसको वो परफॉर्मेंस मेंटेन करने की भी चिंता होती है कि इस बाउट में मैं कर पाऊंगा नहीं राइट। तो वो अगर आपको पता चल गया रिव्यू डायरी में तो आप उस तरीके से उसको बोल सकते कि मेंटेनेंस की चिंता नहीं है, हम सबको पता है कि तू कर पाए। अब जैसे मैंने कहा कि वो थोड़ी सी चिंता जरूरी क्यों है ताकि वो जमीन पे रहे करेक्ट। सो पहले 2-3 मिनट आप उसको सिर्फ उसके हालत में छोड़ दो, आप उसको सिर्फ ये बोलो कि चलो ठीक है कि जो आप करना चाहते हैं वो करो, डीप ब्रीथिंग या सिचुएशन में आप बोलोगे उसको करना तो भी वो चिंता उसकी कम होगी और उसको उसके हाल में छोड़ दो। क्योंकि वो पहले 2-3 मिनट शायद वो कुछ नहीं सुनना चाहता, शायद वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचना चाहता है, अपने स्किल्स अपने स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो वो भी आप करके देख सकते हो और ये हर प्लेयर के ऊपर है, हर प्लेयर के साथ वो बदलेगा भी, इसलिए वो रिव्यू डायरी जरूरी है करेक्ट, ताकि उससे पता चल जाएगा हर एक प्लेयर को हमें क्या देना है। मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पनिशमेंट, या मोटिवेशन रिवॉर्ड से भी हो सकता है, पुश राइट। सो वो दोनों चीजें हमें प्लेयर को समझने के बाद पता चल जाएगी, इसलिए वो रिव्यू डायरी जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक्स सर। ओके हेलो हेलो hi everyone, thank you Alok ji for wonderful session. I have a query. Generally जब हम relaxation exercise कराते हैं किसी भी एथलीट को एक हेलो उसको अराउज तो उसके लिए करेंगे। हेलो श्वेता पतन जी, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा मैम, आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप रिलैक्सेशन के बारे में कुछ पूछ रहे थे, ओके उसके पहले किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाद में भी आई थिंक 8 मिनट रहे हैं। हाँ श्वेता जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। हेलो हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वन सेशन, काफी अच्छा रहा, काफी अंडरस्टैंडिंग लेक्चर आपका।
मेरा सवाल सर, कंपटीशन हमारे टेक्निक्स के थ्रू या जिस भी रीजन से वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनका प्रेशर या स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है, जीरो लगभग हो जाता है, बहुत ज्यादा वो इजी फील करने लगते हैं। तो ऐसे में उनका अराउजल लेवल मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक हो सकती है, क्या ट्रिक हमें यूज करनी चाहिए? जैसे पहले मैं नोटिस किया कि वो बहुत ज्यादा कूल होके खेल रहा है, बहुत ज्यादा उसको लग रहा है ना कि एवरीथिंग इज सेटल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन हमें चाहिए कि थोड़ा सा एग्रेशन या प्रेशर वो फील करे, सो दैट परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो सके, वो जो इजी समझ रहा है उसको उतना इजी समझने की गलती ना करे। तो ऐसे में शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास क्या टेक्निक हो सकती है सर? उस सिचुएशन में जैसे आपने स्क्रीन सही होगा, लेकिन इस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा वो जो निगेटिव टाइप का मोटिवेशन है वो वर्क होता है कि तुझे कुछ आता नहीं, तू क्या कर रहा है, प्रेशर मतलब क्या रिलैक्सेशन खाना पीने से शांति से होता है, जरूरी होता है निद्रा या वो कूल डाउन में कोई भी एक्टिव काइंड ऑफ मेडिटेशन भी अगर हम उनको सीखें डाउन 10 राइट, तो इन चीजों से भी उसका अराउजल बढ़ सकता है। अब उस सिचुएशन में जब बाउट के बीच में थोड़ा टाइम मिलता है उसमें उसको आप जंप कराइए ताकि वो अराउजल नहीं आए, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मैं जंप क्यों कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज मैं बहुत कूल होके खेल रहा हूँ और मुझे रेस्टफुल अलर्टनेस की जरूरत है। एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ानी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं करनी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर अ गुड क्वेश्चन एज ऑलवेज। Okay, anybody else? I think we have 5 minutes. हेलो हेलो, हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं अमितपाल, इंडियन आर्मी कोच। एक क्वेश्चन अराउजल के बारे में सर, उसी के बारे में भी क्वेश्चन है सर। अराउजल लेवल ना ही तो कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए, ये एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए सर। करेक्ट। ठीक है, तो सर जैसे प्लेयर बाउट्स से पहले कि हमें सर कुछ चीज को हमें किस तरीके से मतलब हम कैसे डिफाइन करें कि अभी हाँ कि उसका अराउजल लेवल ऑप्टिमल लेवल पे, कि अगर हम बाउट में उसको कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा डाउन करो, तो हम मतलब एक तरीके से हम उसको थोड़ा डरा रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। हम उसको ज्यादा बूस्ट अप कर रहे हैं तो फिर हम एक तरीके से हम उसको ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। तो सर हमारे लिए किस तरीके से, कोचेस के लिए किस तरीके से ठीक है कि हाँ हम उस तरीके इस एक कंडीशन पे जाके कि हाँ ये आपके लिए ऑप्टिमम लेवल ये ठीक है सर। जैसे आप प्रैक्टिस में उसको देखते हो तो उस हालात में जी आपको सर। पता चल जाता है जैसे कि उसका ऑप्टिमम लेवल क्या आया। करेक्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोचेस प्लेयर्स की माँ और साइकोलॉजिस्ट हम जैसे लोग होते हैं वो सिर्फ जी। एक्सपर्ट होते हैं। आप अगर कुछ को हो रहा है आप हमारे पास लेके आते हो, राइट, और हम फिर आपको दवाई या कुछ टेक्निक्स जो होते हैं वो बोलते हैं। तो आपको सही पता होता है कि उसका अराउजल लेवल मेंटेन रखना है तो क्या करना है। मैंने लोकेश जी को भी बताया था कि वो रिव्यू डायरी इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आप जितना प्लेयर को खुद के बारे में जानने में एनकरेज करोगे उतना उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरा अराउजल लेवल बढ़ गया है। जैसे कोई प्लेयर अराउजल लेवल बढ़ गया तो बहुत ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है और बाउट के बीच में ही उसको कुछ रेस्टलेस महसूस होता है, तो उस सिचुएशन में आप उसको बोल सकते हो कि बैकवर्ड काउंट, जैसे आप उसको बोलो रिलैक्स। अगर आपको महसूस हो रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा डल हो रहा है, तो खेले नहीं पा रहा है, ऐसे वैसे ही हो रहा है, किसी भी रीजन से हो, तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि पुशअप या जो भी आप उसको मोटिवेट करने के अराउजल बढ़ाने के लिए जो कोशिश करोगे लाइक अ पेप टॉक। लाइक अ पेप टॉक। तो ज्यादा अराउजल का साइन क्या है? ओवर रेस्टलेसनेस, ओवर एगोटेशन। बिल्कुल अराउजल जी का साइन है कि हाँ वो बिल्कुल कैजुअल हो रहा है, डेली डायरी होके खेल रहा है, तो उस हिसाब से आपको बदलना है, राइट। ज्यादा अराउजल तो उसको बोलो कि ओके कम बैक टू नॉर्मल, पिच टेक्निक हो, रबर बैट टेक्निक हो, या आप जो भी क्यू वर्ड इस्तेमाल करना है। कम अराउजल है तो टेक टॉक या उसको और ज्यादा आप मोटिवेट करो। लेकिन फिर से वही है कि वो हर प्लेयर के साथ बदलेगा, बिकॉज ईच प्लेयर इज डिफरेंट एंड हर कोच को पता चलता है कैसे वो डिफरेंट है और उसको किस तरीके से हमें प्रेशर मेंटेन करने में मजबूर या
एनकरेज करा। सर उसका सबसे मेन तो ये जो आपने बताया उसका सॉल्यूशन ये कि हर प्लेयर को अपनी एक डायरी मेंटेन होनी चाहिए जिसमें Yes. वो पूरा कुछ हो लिखे सर। अपने इमोशंस के बारे में और थॉट्स के बारे में भी लिखो। जैसे वो ट्रेनिंग डायरी होती है, जैसे रिव्यू डायरी, जी जी वो करना जरूरी है। ओके थैंक यू सर थैंक यू। Anybody else? 2 minutes. अगर कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ इस हालत के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, जस्ट सम इट अप, कि आपको लॉकडाउन के सिचुएशन में प्लेयर को मोटिवेट रखना है, इसलिए उनकी एक्टिविटी शेड्यूल करो। उनके फिजिकल लेवल पे तो काम हो ही रहा है, उनके साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पे काम करो। अभी अगर आप उसको बोलोगे कि रिव्यू डायरी लिखो इमोशन और थॉट्स के बारे में, तो ये समय उसके लिए सही है, क्योंकि वो ज्यादा बाकी चीजें नहीं कर पा रहा है। ट्रेनिंग के बाद अगर वो आपको, मतलब जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब आपको अगर उसको प्रैक्टिस में वो लाना है डायरी लिखना, तो वो अभी से करना पड़ेगा। तो ये सही टाइम है, ये सही समय है जिस वक्त आप उसको ये सिखा पाओगे या उसको एनकरेज कर पाओगे रिव्यू डायरी मेंटेन करने के लिए। दूसरा होगा कि आप उसको इमीडिएट गोल सेटिंग के बारे में बोलोगे कि प्रेजेंट में रहने के लिए तू आज क्या करने है, सिर्फ आज के बारे में सोच कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, होगा या नहीं, क्या होगा, मेरा कंपटीशन गया जाएगा, वो मत सोचना। सो बी इन प्रेजेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये दोनों चीजें जरूरी है, रिव्यू डायरी, बीइंग इन प्रेजेंट और शेड्यूलिंग योर डे, टेकिंग ईच डे एट अ टाइम, दैट इज इम्पोर्टेंट। इंजीनियर मिलिट्री वाला 1 minute. So before it ends, I thank you all for patient listening and very good questions. And I hope we'll keep meeting like this with help of Shweta ji as well. We both can help you out in your psychology. Thank you, Shweta ji, for joining the session. थैंक यू सर थैंक यू। हो सकता है वो बहुत दिन तक सोच रहा होगा कोई मिले और मिल गई तो, और उसको अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए वो बोल रहा है। क्या 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 देने से तो नहीं होता है, वो तो हम लोग बोल रहे हैं। हाँ, डर